हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। तो हमने क्या कंप्लीट कर लिया है, हमने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1 2 3 है ना, सभी क्या कर लिया है कंप्लीट। तो आज हम कहाँ पे आ गए हैं, चैप्टर नंबर 19 पे आ गए हैं। कहाँ पे आ गए हैं जी, चैप्टर नंबर 19 है ना उसका, जो कि क्या है, एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोल दीजिए, या एनपीओ मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोल दीजिए, या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बात एक ही है। ठीक है जी। तो नाम से ही समझ में आ रहा है हमें कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता। सिंपल है ना। नॉट फॉर प्रॉफिट का मतलब क्या है, जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहा है। तो फिर किस लिए काम कर रहा है भाई, है ना। जब आप प्रॉफिट के लिए काम ही नहीं कर रहे हो, आप प्रॉफिट कमा ही नहीं रहे हो, तो आप अकाउंटिंग किस चीज की कर रहे हो, है ना। तो देखते हैं उसका क्या पर्पज है। तो शॉर्ट में अगर आपको पहले पहले एक बार इसका वो देख लेते हैं, मीनिंग वगैरह देख लेते हैं। ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया ये क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये सेक्शन 8 कंपनीज होती है हमारी। कैसी होती है, सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट के अंदर। सेक्शन 8 कंपनीज ऐसी कंपनीज जो क्या करती हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं, उनको सेक्शन 8 कंपनीज भी हम बोलते हैं। ठीक है जी। चलिए आगे देखें। तो मीनिंग क्या है, देखें एक बार क्या मीनिंग है इसका। चलिए पढ़ते हैं। क्या ऑब्जेक्टिव है, तो ऐसी कोई कंपनी जिसका ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है, नॉट टू मेक प्रॉफिट, बट कुछ तो काम होगा ना भाई। जब प्रॉफिट कमाना काम नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, इसका मतलब क्या है, कुछ तो हो रहा है। बट टू प्रोवाइड दी सर्विसेज, क्या प्रोवाइड करना है, सर्विसेज, मतलब वेलफेयर पर्पसेस के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि स्कूल्स जो होते हैं ना, स्कूल, हालांकि अब आप कहेंगे सर ये तो प्रॉफिट कमाते हैं, बट उनका जो वो होता है कॉन्स्टिट्यूट जो होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, आपके एनपीओ के अंदर। हॉस्पिटल्स है ना, जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस जो चैरिटी के लिए काम करते हैं, और वेलफेयर सोसाइटीज जो वेलफेयर के लिए बनाई जाती हैं, और क्लब्स वगैरह आपने अपने आसपास देखे होंगे। बहुत सारे ऐसे क्लब्स होते हैं, ऐसी सोसाइटी होती हैं जो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है। ठीक है। एनजीओज वगैरह होते हैं जो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। ठीक है। कुछ पब्लिक लाइब्रेरी जैसे स्टेट पब्लिक लाइब्रेरीज होती हैं वो भी इसी के लिए काम करती हैं। ठीक है। और कोई जैसे आपने देखा होगा, ये बहुत कॉमन है ना, ये बहुत कॉमन देखने को मिलता है हमें। जितने भी आजकल सोसाइटीज बन रही हैं, है ना, उनके अंदर क्या होते हैं, आरडब्ल्यू होता है ना, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन होता है। स्पोर्ट्स क्लब, ठीक है। जैसे मैं हरियाणा में हूँ तो वहां पे मैंने देखा फरीदाबाद के अंदर हरियाणा राज्य खेल परिसर, है ना। ऐसे जो क्लब्स हैं, स्पोर्ट्स क्लब हैं, है ना, ये सब जो है किसके लिए काम करते हैं, ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता। इनका पर्पस क्या है, सोसाइटी के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड करना। सर्विसेज किसको प्रोवाइड करेंगे, ऑब्वियसली सबसे पहले तो अपने मेंबर्स को प्रोवाइड करेंगे, जो लोग इसके मेंबर्स हैं। ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। तो दीज आर दी कॉल्ड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, इनका एम क्या होता है, सोसाइटी को सर्व करना होता है। क्या होता है जी, सोसाइटी को सर्व करना है, सेवा पर्पज है, सेवा भाव से बनाई जाती हैं। इनके जो मेंबर्स होते हैं, अब मेंबर होते कौन है, ठीक है, इनके बारे में बात करते हैं। इनके जो मेंबर्स होते हैं, नॉट अर्न प्रॉफिट, डू नॉट अर्न प्रॉफिट, वो प्रॉफिट नहीं कमाते। मतलब उनको ऐसा नहीं है कि 10 मेंबर्स हैं इसके तो ये पूरे साल बिजनेस करेंगे कोई, है ना, उससे जो पैसा आएगा फिर उसको प्रॉफिट में चेक करेंगे कितना हुआ प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट को अपने घर ले जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन पार्टनरशिप में हमने देखा यही होता है, पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट को क्या कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक है। तो वहां पे क्या बनता था, पीएनएल अकाउंट बनता था। ऐसी कंपनीज के अंदर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनता है। लेकिन क्या यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, जब भाई प्रॉफिट की बात ही नहीं है, जब प्रॉफिट कमाने का हमारा काम ही नहीं है, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाएंगे। तो इसके अंदर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाएंगे। ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं। तो फिर क्या बनाएंगे, तो इनका जो मेन इनकम का अब बात आती है, भाई ये जो सोसाइटी जब ये प्रॉफिट के लिए काम ही नहीं करती है, तो इनके पास इनकम का सोर्स क्या होता है, क्या ऐसी चीज करते हैं, या इनके पास पैसा आता कहां से है। तो भाई इसके लिए पैसा जो आता है, ये इसके मेंबर्स होते हैं, ये वॉलेंटरली क्या होता है, इन ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से ये लोग जुड़ते हैं वॉलेंटरली अपनी इच्छा से। जैसे सोसाइटी के जो कुछ क्रीम मेंबर्स होते हैं, जो क्रीम लोग होते हैं, जो हायर इनकम क्लास के लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, इन क्लब्स के क्या बन जाते हैं, मेंबर्स बन जाते हैं। जैसे जिम खाना क्लब आपने सुना होगा, है ना, गोल्ड्स क्लब आपने सुना होगा। तो ये जो प्रीमियम लोग होते हैं सोसाइटी के, जो ऐसे लोग होते हैं जो सोसाइटी के लिए कुछ सर्व करना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक ऐसे ही नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, जिसमें उनका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं, पैसा तो देते हैं ना भाई। तो उसके लिए क्या लगती है, एडमिशन फीस लगती है। क्या लगती है जी, एडमिशन फीस। जैसे आप लोग स्कूल में एडमिशन लेते हैं, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, तो आप एक फीस पे करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होती है, एडमिशन फीस होती है। ठीक है जी। अब एडमिशन फीस के केस में दो तरीके हो सकते हैं, ये आगे आएगा इसलिए अभी बता दे रहा हूं।
अब एडमिशन फीस जो होती है ना, एक होती है आपकी वन टाइम की, ठीक है, जिसको हम लाइफ मेंबरशिप फी भी बोल सकते हैं, लाइफ लाइफ टाइम की वन टाइम एडमिशन फीस होती है। एक होती है आपकी हर साल क्या होती है, मेंबरशिप रिन्यू होती है, मतलब आपको हर साल क्या करना पड़ेगा, एडमिशन कराना पड़ेगा। जैसे स्कूल्स में देखा ना आपने, एडमिशन हर साल होता है ना, और फीस भी आपकी हर साल जाती है, ठीक है। तो ये क्या आपका वन टाइम होगा, कैसा होगा जी, एक तो होगा वन टाइम, और कैसा हो सकता है, और आपका हो सकता है ये ईयरली बेसिस पे, ईयरली बेसिस। अब पॉइंट आता है कि सर वन टाइम और ईयरली बेसिस आप क्यों बता रहे हैं हमें, इसका क्या रीजन है, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। ओके। और क्या मिलता है इनको, सब्सक्रिप्शन मिलता है। सब्सक्रिप्शन मतलब जो भी लोग सब्सक्राइब करते हैं, अब ये तो हो गया मंथली आपका वन टाइम एडमिशन फीस या दे दिया आपने, या मेंबरशिप फी आपने दे दिया। उसके अलावा क्या मिलता है यहाँ पे, सब्सक्रिप्शन मिलता है इन लोगों को, है ना, चंदा डोनेशन मिलता है उनको, दान मिलता है। सब्सक्रिप्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, चंदा। जैसे लोग करते हैं ना, गांव वगैरह में देखा होगा आपने, सोसाइटी में लोग कोई बड़ा प्रोग्राम करते हैं, जागरण करवा रहे हैं, कोई भंडारा करवा रहे हैं, कुछ ऐसी, तो लोग चंदा इकट्ठा करते हैं ना, थोड़ा थोड़ा पैसा सबसे लेते हैं। ऐसी जो मेंबर्स होते हैं ये क्या करते हैं, सब्सक्रिप्शन मनी देते हैं, किसको, ऐसे एनजीओ को, ऐसे एनपीओ को, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्यों दे रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए कोई एक्टिविटी करानी है, कोई स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज कराना है, कोई क्लब में कोई पार्टी अरेंज कराना है, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी जो पब्लिक वेलफेयर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो कराने के लिए लोग क्या करते हैं, सब्सक्रिप्शन इकट्ठा करते हैं, लोगों से डोनेशन रिसीव करते हैं, और इनको गवर्नमेंट से भी क्या मिलता है, ग्रांट मिलता है। गवर्नमेंट सरकार भी इनको क्या करती है, हेल्प करती है, ग्रांट देती है, ठीक है जी। नॉट फ्रॉम द ट्रेडिंग, इनको कोई पैसा ट्रेडिंग से नहीं आता, कोई व्यापार नहीं कर रहे हैं लोग, समझ में आ रहा है। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस क्या नहीं करते, कोई बिजनेस कोई व्यापार नहीं करते हैं। इनकी इनकम कहां से आती है, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, और बताइए क्या था, सब्सक्रिप्शन हो गया, डोनेशन हो गया, एडमिशन फीस हो गया, और गवर्नमेंट ग्रांट्स हो गए, ठीक है। इनको मैनेज कौन करता है, अब भाई सिंपल सी बात है, जब सोसाइटी के बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो सब लोग तो मैनेज कर नहीं पाएंगे भाई, हर कोई टाइम नहीं दे सकता ना उतना, या हर किसी को ये संभालने के लिए भी नहीं दिया जा सकता, तो फिर कैसे होगा डिसाइड। तो इसके लिए क्या होता है भाई, इलेक्ट किए जाते हैं मेंबर्स, इलेक्शन होता है, जैसे आपका आरडब्ल्यू का होता है ना इलेक्शन, सोसाइटी के अंदर सारे लोग क्या उसके अंदर वो बन जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ले लेंगे, नहीं। तो क्या होता है, इलेक्शन होता है, और जो बेस्ट पर्सन होता है उसको क्या कर दिया जाता है, उस आरडब्ल्यू का चेयरमैन बना दिया जाता है, ठीक है जी। तो ऐसे यहाँ पे क्या है, ये मैनेज करने वाले जो लोग हैं उनको क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है, कहाँ से, किसी पर्टिकुलर ग्रुप से, और जो वो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं, मैनेजिंग कमेटी। तो क्या होती है वो ग्रुप, क्या कहलाता है, मैनेजिंग कमेटी। मतलब ऐसी कमेटी जो इसको क्या करेगी, मैनेज करेगी, उनके अंदर कौन लोग होंगे, वो कैसे डिसाइड होगा, इलेक्शन के थ्रू डिसाइड होगा, उनका क्या किया जाएगा, इलेक्शन कराया जाएगा, ठीक है जी। आगे देखिए, दे फॉलो द सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल एज द प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस डू, ठीक है। और ये वही सेम अकाउंटिंग प्रोसेस जो है वो फॉलो करते हैं, जैसा कि आपके प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करते हैं। अब प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो प्रॉफिट के लिए बिजनेस करते हैं, इनकी भी अकाउंटिंग कुछ उसी तरीके से होती है। अब आप कहोगे कि अकाउंटिंग वैसे नहीं होती, मतलब वही अकाउंटिंग प्रिंसिपल वो फॉलो करते हैं। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे हमने देखा भाई, एक हमारा प्रिंसिपल था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, इनकम एंड गेन। ये प्रिंसिपल भी आपको यहाँ पे फॉलो होता हुआ दिखेगा, और यही प्रिंसिपल हमारा कौन फॉलो करते हैं, जो प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस होते हैं। एक आपने देखा होगा प्रिंसिपल, यानी कि रूल, वो क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, और क्या था हमारा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये भी एक प्रिंसिपल हमारा था, रूल था हमारा, ये भी आपको क्या होता हुआ दिखेगा, यहाँ पे फॉलो होता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो वही कहना चाह रहा है कि जैसे कि आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करते हैं, जिनका पर्पज ही क्या होता है, प्रॉफिट कमाना होता है, वही प्रिंसिपल, वही अकाउंट नहीं बोल रहा है कि वही अकाउंट ये भी बनाएंगे, ऐसा नहीं बोला उसने। क्या बोला उसने, कि वही अकाउंटिंग प्रिंसिपल वो फॉलो करेंगे। मतलब एक बात बताइए, जब इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है भाई, पैसा आ रहा है, तो मैनेजिंग कमेटी जो है, अगर आप बताइए उसके ऊपर ध्यान नहीं रखा जाएगा, रिकॉर्ड कीपिंग नहीं की जाएगी, तो फ्रॉड हो सकता है, करप्शन हो सकता है, पैसे की गमन हो सकता है ना, मतलब लोग क्या कर सकते हैं, आप चीटिंग कर सकते हैं, है ना, चीटिंग प्रोपेंसिटी होती है लोगों के अंदर। तो जब आप क्या करेंगे, चीजों को रिकॉर्ड में रखेंगे, जैसे मंदिर के अंदर भाई कितना डोनेशन आ रहा है, अगर उसका रिकॉर्ड नहीं रखा जाएगा तो क्या होगा, लोग गायब कर देंगे, है ना, कैश क्या होने लगेगा, गायब होने लगेगा, मिसमैनेजमेंट होने लगेगा, मिस अप्रोप्रिएशन होने लगेगा, काउंटिंग में गलती करेंगे, बहुत सारे रीजंस हैं। तो करप्शन ना हो, प्रॉपर काउंटिंग रहे, कितना पैसा आ रहा है, क्योंकि जो पैसा समाज के वेलफेयर के लिए आ रहा है, वो पैसा सोसाइटी के वेलफेयर में ही लगे, वो किसी पर्सनल व्यक्ति के उसमें ना जाए वो। तो उसके लिए क्या करा जाएगा कि भाई जो भी पैसा आता है उसकी, हम ये नहीं कह रहे कि हम प्रॉफिट लॉस निकाल रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम उसको कहीं तो लिखें,
भाई रिकॉर्ड करोगे तो पता रहेगा ना कहाँ कहाँ क्या क्या खर्चे आपने किए हैं, ये चीजें क्लियर रहेंगी ना एटलीस्ट। तो इसलिए रिकॉर्डिंग बहुत जरूरी है, मतलब उसको अकाउंटिंग करना जरूरी है, उससे प्रॉफिट निकालना हमारा पर्पस नहीं है। बस उसको क्या करना है, कितना पैसा आ रहा है कितना पैसा जा रहा है, ताकि वो एक रिकॉर्ड हमारे पास रहे, जिससे कि ईयर एंड में हमें ये पता चल सके कि बिजनेस सरप्लस में, मतलब जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो सरप्लस में है कि डेफिसिट में है। सरप्लस मतलब कि हमारे पास एक्सेस फंड कुछ पड़ा हुआ है अभी, या हमारा पैसा जो है वो खत्म हो गया, हम डेफिसिट में चले गए, कमी में चले गए हैं। ये सिर्फ फाइंड आउट करना है। और साल के एंड में ये चेक करना है कि उसके अंदर कितनी संपत्ति है, कितने उसके अपने लायबिलिटीज है, दायित्व है। बात समझ में आ गई जी? चलिए आगे चलते हैं। तो इसके अंदर भी क्या बनती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, जैसे कि हमारी किसके अंदर बनती है, प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस के अंदर बनती है। प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस के अंदर आपने देखा होगा कि जो हमारी चीजें बनती थी, अभी मैंने आपको बताया कहां से वो, उसमें क्या बनता है आपका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है किसके अंदर, ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। किसके अंदर, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, क्या बनता है, पीएनएल अकाउंट। लेकिन क्या यहाँ पे एनपीओ में पीएनएल बनेगा? नो। क्यों नहीं बनेगा जी? क्योंकि इनका पर्पज ही क्या नहीं है, प्रॉफिट कमाना नहीं है। तो फिर क्या बनाएंगे, तो फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपको बनाना पड़ेगा क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या बनाना पड़ेगा आपको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मतलब हम यहाँ पे प्रॉफिट नहीं चेक कर रहे हैं, हम बस ये देखना चाह रहे हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितनी इनकम आई है और कितने हमारे क्या हुए हैं, खर्चे हुए हैं। कितनी इनकम आई है और कितने हमारे क्या हुए हैं, खर्चे हुए हैं, जिससे हम सरप्लस और डेफिसिट निकाल सकें। अच्छा, ये पता लगाने के लिए हम किस कहां से उठाएंगे, हमारा बेस क्या होगा, आधार क्या होगा उसके लिए, तो उसके लिए हमारा बेस क्या होगा जी, उसके लिए हमारा बेस होगा कैश बुक। क्या होगा, कैश बुक। ठीक है, अब कैश बुक, एक्चुअली इसमें हम कैश बुक नहीं बोलते हैं, हमारे कैश बुक की तरह ही क्या होती है, इसमें एक अकाउंट बनता है। ठीक है, या बोल सकते हैं आप कैश बुक की जो समराइज फॉर्म होती है ना, समराइज्ड फॉर्म, एक मिनट, अरे भाई, ये कैश बुक की क्या होती है, समराइज्ड फॉर्म होती है। क्या, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कैश बुक की ही एक समरी होती है क्या, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब समरी का क्या मतलब है उसके बारे में अभी हम डिटेल में एक बार देखेंगे। ठीक है जी, बस आप अभी ये समझ लीजिए, जैसे कैश बुक होती है, आप कैश बुक मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में सिखाया है सबको, है ना, कैश बुक में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो कैश बुक में कौन सा रूल लगता है हमारा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिकॉज कैश इज एन एसेट, और एसेट में लगता है रियल अकाउंट का रूल, और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, आता है तो डेबिट करिए, जाता है तो क्या करिए, क्रेडिट करिए। इसका मतलब क्या है जी, हमारी जो कैश बुक होगी, हमारी जो क्या होगी, कैश बुक होगी। अब मैं आपको बता रहा हूं कैसे ये समरी है। ठीक है जी, गड़बड़ नहीं करना है बिल्कुल भी। देखिए ध्यान से देखना, एक मिनट, ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको भी। अब ये है जी मेरा डेट का कॉलम, ये है मेरा पर्टिकुलर, ये है मेरा अमाउंट का कॉलम, ये है डेट का कॉलम, फिर वही पर्टिकुलर। ठीक है जी, और उसके बाद ये अमाउंट। ठीक है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर एंड अमाउंट। ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूं। तो ये हो गया जी। ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ जी, ये मेरा क्या है, कैश बुक मैंने बनाई थी, जितना पैसा आता था उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, किस ऑर्डर में, क्योंकि एंट्री हम किस ऑर्डर में करते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मान लीजिए मेरा ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2020 से, खत्म कब होगा, 31 मार्च 2021 को। ये मेरा फाइनेंशियल ईयर है। मैंने पैसा रिसीव, मैंने, मेरे पास जो पूरे साल में पैसा आया और गया, वो पूरा साल कौन सा है, अप्रैल से लेके मार्च तक ही तो है। तो मैं कह रहा हूँ भाई, मेरे पास अलग अलग डेट पे क्या होगा। अब सारे लोग एडमिशन, सारे लोग सब्सक्रिप्शन एक डेट पे दे देते हैं, अलग अलग पे होता है। भाई आपके स्कूल के सारे बच्चे क्या एडमिशन फीस एक टाइम पे देते हैं, सभी लोग, सबका अपना अलग अलग क्या होता है, टाइमिंग होता है। क्या एडमिशन सब एक ही टाइम पे एडमिशन फीस देते हैं, नहीं, सबका अपना अपना अलग अलग टाइम होता है। ऐसे ही इसमें भी डोनेशन के कब मिलेगा ये जरूरी नहीं है कि डेट फिक्स होगी। हो सकता है आगे मिले पीछे मिले, कोई पहले दे दे, कोई 3 तारीख को, कोई 5 तारीख को, कोई 10 तारीख को, कोई अगले महीने, कोई उसके अगले महीने। सब्सक्रिप्शन के हर महीने जो सब्सक्रिप्शन आता है, वो हर महीने का जो सब्सक्रिप्शन है, कोई कह सकता, कोई किसी की पैसा किसी के पास 1 तारीख को आ गया, किसी के पास 10 तारीख को आया, किसी के पास 25 तारीख को आया। तो पॉइंट मेरे कहने का ये है कि जो भी इनकम आपको आ रही है,
जरूरी नहीं है वो एक पर्टिकुलर डेट पे आए, वो पूरे साल में किसी भी डेट पे आ सकती है। तो मैं कह रहा हूं मेरे पास 1 अप्रैल 2020 को पैसा मिला, फिर मेरे को 3 अप्रैल 2020 को पैसा मिला, ठीक है, फिर मेरे को 22 अप्रैल 2020 को पैसा मिला, फिर मेरे को मई में मिला, अप्रैल के बाद क्या आ गया मई, 1 मई को मिला, फिर मेरे को मिला 31 अक्टूबर को मिला, इस तरीके से। और ये सब आपका मान लीजिए सब्सक्रिप्शन, एक इनकम ले रहा हूं अभी मैं, मान लीजिए सब क्या है, जितने भी मेंबर हैं उनमें से मान लीजिए 10 लोगों ने यहाँ पे सब्सक्रिप्शन दिया, फिर आपको 10 लोगों ने यहाँ पे सब्सक्रिप्शन दिया, फिर 15 लोगों ने यहाँ दिया, 20 लोगों ने यहाँ दिया, और 25 लोगों ने यहाँ दिया। तो ये सारी एंट्री किसके नाम से हुई होंगी? तो सब्सक्रिप्शन के नाम से। हो सकता है हजारों एंट्री हो, है ना, हो सकता है भाई जितने मेंबर हैं उससे थोड़ी सी कम या उसी के बराबर क्या होंगी सब्सक्रिप्शन की एंट्री हो सकती है, ऐसी डोनेशन की एंट्री होगी, ऐसी आपकी, यानी पूरे साल में डोनेशन कई बार मिला होगा, पूरे साल में सब्सक्रिप्शन कई बार मिला होगा, पूरे साल में एडमिशन फीस कई बार मिली होगी, ठीक है, अगर ईयरली बेसिस पे नहीं है तो, ठीक है, पूरे साल में आपने एक ही खर्चा, एक ही इनकम को बार बार लिखा होगा। तो हम क्या करते हैं, ऐसे करके आपकी कैश बुक बहुत बड़ी बन जाती है। हमारा काम क्या है, हम यहाँ पे कैश बुक पूरी नहीं देखेंगे, हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारी इनकम है अगर वो सेम नाम से है, जैसे कि मेरी ये इनकम जो है वो सब्सक्रिप्शन के नाम से है पूरी, 10,000 यहाँ पे है मान लीजिए, 20,000 यहाँ पे है मान लीजिए, 15,000 यहाँ पे आपका, 35,000 यहाँ पे आपका, ठीक है, और 15,000 फिर से यहाँ पे है। तो कितना हो गया है, 30, 40, 50, 60, ठीक है, इसको भी, सॉरी इसको आप 25 कर दो, इसको 10 कर दो, तो ये हो गया आपका 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1 लाख हो गया। कितना हो गया जी? 1 लाख। पूरे साल में मुझे सब्सक्रिप्शन कितना मिला? 1 लाख मिला। ये क्या है? सब्सक्रिप्शन है ना। सब्सक्रिप्शन पूरे साल में कितना मिला मुझे? 1 लाख मिला। लेकिन एक बात बताइए, क्या समराइज फॉर्म में मैं ये लिख दूं कि पूरे साल में मेरी जो सब्सक्रिप्शन के नाम से रिसिप्ट हुई वो 1 लाख हुई, ऐसा लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई। तो मैंने क्या किया, मैंने इतनी सारी जो एंट्री थी उनको क्या कर दिया, समराइज करके, और एक नाम से लिख दिया कि भाई सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 10,000, सॉरी 1 लाख। बात समझ में आई कि नहीं है? सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितना? 1 लाख। तो मैंने क्या किया, कैश बुक को क्या कर दिया, समराइज कर दिया ना, शॉर्ट में लिख दिया ना भाई, कैश बुक में टोटल रिसिप्ट मेरी अलग अलग डेट पे इतनी सारी है। इसकी समरी क्या है? समरी ये है कि भाई सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख है, बात खत्म हो गई। क्योंकि ये पैसा भी सब्सक्रिप्शन के नाम से मिला, ये भी सब्सक्रिप्शन, ये भी सब्सक्रिप्शन, ये भी सब्सक्रिप्शन के नाम से, ये भी, ठीक है, अलग अलग डेट पे मिला है। तो इसलिए क्या हो गया, आपका कैश बुक तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होती है, मतलब डेट वाइज होती है। हमने क्या किया, टोटल सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ है बस ये बताइए मुझे, टोटल रिसिप्ट कितनी हुई है पूरे साल में। तो मैं कह रहा हूँ जी, पूरी टोटल रिसिप्ट पूरे साल में हुई है 1 लाख रुपए की। किस नाम से हुई है? सब्सक्रिप्शन के नाम से हुई है, बात खत्म हो गई। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि कैश बुक की ही समराइज फॉर्म अगर मैं बना दूं, और वो समराइज फॉर्म को मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे, वो समराइज फॉर्म को मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो मैंने क्या किया, अब मैंने डेट नहीं बनाई, मैंने बस यहाँ पे क्या लिखा, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है जी, ये देखिए, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब ये रिसिप्ट का मतलब डेबिट साइड होगी, क्योंकि कैश बुक की तो समरी है ना भाई, ये समरी किसकी है, कैश बुक की। और कैश बुक में रिसिप्ट क्या होती है, डेबिट होती है। कौन बोल रहा है, रूल बोल रहा है। कौन सा रूल बोल रहा है? रियल अकाउंट का रूल बोल रहा है। क्या बोलता है रियल अकाउंट का रूल? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पैसा आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट। तो सब्सक्रिप्शन हमारे पास आ रहा है, आ रहा है, तो कैश बुक में क्या हुआ है हमारा, डेबिट। अब कैश बुक में डेबिट हुआ तो इसी की तो समरी हमारी क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट है। तो जब वहां डेबिट हुआ तो यहाँ भी क्या होगा, डेबिट होगा ना भाई, प्रिंसिपल थोड़ी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, कितना मिला है टोटल, 1 लाख। हो गई ना समराइज फॉर्म। यही एंट्री आपने 6 बार में की थी, हमने क्या कर दिया, उसको 1 बार में खत्म कर दिया। ऐसे ही बहुत सारी, आप हर महीने क्या कर रहे होंगे, रेंट पे कर रहे होंगे, तो टू रेंट, टू रेंट, ठीक है, अप्रैल में आपकी एंट्री हुई होगी, मार्च में आपकी एंट्री हुई होगी, अप्रैल के, सॉरी मई, जून में एंट्री हुई होगी, जुलाई में एंट्री होगी, अगस्त में, सितंबर, अक्टूबर में, हर बार रेंट 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 रेंट, पूरे 12 महीने में 12 बार रेंट की एंट्री हुई होगी कि नहीं हुई होगी? हुई होगी बिल्कुल। तो हमें क्या करना है, इसको अगर मैं समराइज करना चाहूं तो क्या करूं, एक ही बार में लिख दूं ना रेंट पेमेंट,
भाई पूरे साल में रेंट के नाम से कितनी पेमेंट हुई? तो मैं कह रहा हूँ पूरे साल में हर साल 10,000 रुपए का मेरा रेंट था, या मान लीजिए 5,000 मेरा रेंट था, तो 12 पंजे 60 कितना हो गया? 60,000 रुपए मेरा क्या हो गया जी? रेंट हो गया। 5,000 था तो ये 12 पंजे 60, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पेमेंट साइड में बाय रेंट। भाई पूरे साल में रेंट कितना पे किया मैंने? 60,000 पे किया। कैसे निकाला? 12 महीने में पे किया है 5,000 हर महीने, 12 पंजे 60। तो ये हो गया ना समराइज फॉर्म। तो आप देखिए इस पूरे अकाउंट को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? ये दो एंट्री में कन्वर्ट कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड रिसिप्ट एंड पेमेंट इज नथिंग बट दी समराइज्ड फॉर्म ऑफ माई कैश बुक। कैश बुक की ही क्या है? समरी है बस ये, ठीक है। और रिसिप्ट कहाँ पे आती है? डेबिट में आती है। और पेमेंट कहाँ पे आती है? क्रेडिट में आती है। एक्चुअली हम इसको लिखते ऐसे नहीं है, अगर वास्तव में बताऊं तो हम कैसे लिखते हैं इसको? हम यहाँ पे लिखते हैं रिसिप्ट अमाउंट, और यहाँ पे लिखते हैं हम पेमेंट अमाउंट, है ना, ऐसे लिखते हैं हम, ठीक है। तो रिसिप्ट हमारी क्या हो जा रही है? डेबिट, क्योंकि रूल क्या लग रहा है यहाँ पे, इसको इनकम मत मान लेना भाई। रिसिप्ट जो है ना, अभी हम रिसिप्ट का मतलब जरूरी नहीं है इसमें सिर्फ इनकम इनकम ही आएगा, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें आ सकती हैं जो कैपिटल नेचर की हो। अब ध्यान से सुनिए। अब ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ आपको एडमिशन फीस मिला, वो एडमिशन फी ये ईयरली बेसिस पे होती है, मतलब सॉरी वन टाइम होती है, वन टाइम, वंस इन लाइफ, वंस इन, आप एक बार जिंदगी में लाइफ टाइम की मेंबरशिप मतलब लेके और एडमिशन फीस पे कर दीजिए। मान लीजिए ये 4 लाख रुपए, ठीक है। फिर मैं कह रहा हूँ आपको डोनेशंस मिले, ये तो रिवेन्यू है। डोनेशंस आपको मान लीजिए 50,000 के मिले, ठीक है। फिर आपने क्या किया? सेल ऑफ एसेट, कोई एसेट आपने सेल कर दी, पुरानी हो गई थी, 1,50,000 रुपए की, ठीक है। यहाँ पे आपने कुछ खर्चे किए जिसमें आपने क्या खरीदा? फर्नीचर खरीदा, तो पेमेंट है। फिर मैंने क्या क्या खरीदा? एक कोई मशीन खरीदी, ठीक है। तो ये हो गया जी मेरा, मान लीजिए 1 लाख का। ये हो गया मेरा 50,000 रुपए का। और मैंने बाय बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, बाय फ्यूल वगैरह जो भी लगा आपका, ठीक है, ऑपरेशंस में। ये मान लीजिए आपका हो गया इलेक्ट्रिसिटी बिल 12,000 रुपए, ये हो गया आपका 10,000 रुपए। आप बताइए मुझे, अब एक चीज और बता रहा हूं, तो एक एक बात तो हमें समझ में आ गई क्या, कि भाई जो कैश बुक होता है ना, कैश बुक ये नहीं देखता कि भाई वो पैसा जो मुझे मिल रहा है, रिसिप्ट कैश बुक में डेबिट साइड बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आएगी तो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट समझ में आएगा, और रिसिप्ट एंड पेमेंट समझ में आएगा तभी हम कहाँ पे जा पाएंगे? हम अपने एनपीओ में आगे की तरफ बढ़ पाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बात समझ में आई? और इनकम एंड एक्सपेंडिचर से फिर हम कहाँ पहुंचेंगे? बैलेंस शीट पे, और ये क्या हो जाएगा हमारा? कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए मैं जो कहना जा रहा हूँ। क्या कैश अगर आपको मिल रहा है, कैश बुक में हम ये देख के डालते हैं चीजें कि वो रिवेन्यू नेचर की रिसिप्ट है कि कैपिटल नेचर की रिसिप्ट है? नहीं ना। आपको याद होगा जब मैंने पीएनएल अकाउंट बनाया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जब मैंने पीएनएल अकाउंट बनाया था और जब मैंने आपका वो बैलेंस शीट बनाई थी, और फिर मैंने आपको दो चीजें कराई थी, रिवेन्यू नेचर रिसिप्ट, कैपिटल नेचर रिसिप्ट, रिवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर, कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर। तो हमने देखा था कि जो रिवेन्यू नेचर की रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर है वो कहाँ जाते हैं? हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। और वो भी कौन से जाते हैं? जो करंट ईयर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे ही फिर हमने देखा था कैपिटल नेचर के जो रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर है वो हमारे कहाँ जाते हैं? इनकम और एक्सपेंडिचर, वो जाते हैं हमारे बैलेंस शीट में। इनकम है तो लायबिलिटी में, एक्सपेंडिचर है तो हमारा एसेट में। ऐसे ही कैश बुक में हम ये नहीं पता होता हमें कि कौन सी रिसिप्ट हमारी कैपिटल नेचर है, कौन सी रिसिप्ट हमारी रेवेन्यू नेचर है। कैश का मतलब कैश है, कैश आ रहा है, चाहे वो पिछले साल का आ रहा है आपके पास, चाहे वो अगले साल का आपके पास आ रहा है, चाहे वो इस साल का आ रहा है। अगर वो कैश इस साल बिजनेस के अंदर आ रहा है तो वो कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा। कैश बुक ये डिफरेंशिएशन नहीं करता कि भाई आप कौन से साल के हो, आप पिछले साल के हो कि आप अगले साल के हो कि आप इसी साल के हो। वो कहता है जो भी हो, कैश हो ना, आ जाओ, हम अकोमोडेट कर लेंगे। रिसिप्ट है तो कैश में डेबिट साइड में चली जाएगी। पेमेंट, अब वो पिछले साल की पेमेंट है, अगले साल की पेमेंट है, या इस साल की पेमेंट है, कैश बुक ये नहीं ध्यान रखता है। कैश बुक ये नहीं कहता है कि हम पिछले और अगले वाले को नहीं रिकॉर्ड करें। वो कहता है हमारी जेब से कैश गया है तो हम अपनी कैश बुक में क्रेडिट करेंगे उसको, बात खत्म। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो कैश बुक ये नहीं देखता कि वो पिछले साल की रिसिप्ट है, अगले साल का पैसा आया है कि इसी साल का पैसा है। वो कहता है पैसा आया है ना, आप लिख दीजिए डेबिट में। वो कहता है पैसा गया है ना,
आप क्रेडिट में लिख दीजिए। इट डजेंट मैटर वेदर इट बिलोंग्स टू द प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर और द करंट ईयर। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब कैश बुक के अंदर प्रीवियस ईयर की आइटम भी हो सकती है, नेक्स्ट ईयर की पेमेंट भी हो सकती है और करंट ईयर का भी हो सकता है। ऐसे ही कैश बुक के अंदर रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट भी हो सकती है और कैपिटल नेचर की रिसिप्ट भी हो सकती है। रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर भी हो सकते हैं और कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर भी हो सकते हैं। जैसे आपने रेंट पे किया, ये भी कैश बुक में आएगा। ठीक है जी, आपने क्या पे किया, रेंट पे किया, ये भी आपका किस में आएगा, कैश बुक में। और आपने फर्नीचर खरीदा भी, वो भी आपका कहाँ पे आएगा, वो भी आपका कैश बुक में आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों में क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है। जो दोनों में ही पैसा जा रहा है तो कैश बुक का मतलब क्या है कि जो कैश में पेमेंट हो रही है हम वो लिखेंगे, चाहे वो रिवेन्यू नेचर की हो चाहे कैपिटल नेचर की हो, क्योंकि हमारी जेब से पैसा जा रहा है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। हम ये नहीं मानेंगे कि वो रिवेन्यू है कि कैपिटल है। ऐसी भाई सब्सक्रिप्शन मुझे रिसीव हो रहा है, सब्सक्रिप्शन मुझे हर साल रिसीव होगा, लेकिन मुझे बताइए क्या एसेट में हर साल बेचूंगा क्या? क्या मेरा काम एसेट बेचने का है? ये तो हर साल नहीं बिकेगा। वो कहता है भाई कैश आपने एसेट बेची, पैसा आया ना, तो आप कैश बुक में लिखिए। मैं कह रहा हूँ अरे वो कैपिटल नेचर की आइटम है। वो कह रहा है उससे मतलब नहीं है मुझे, पैसा आ रहा है तो मैं लिखूंगा, डेबिट करूंगा उसको, पैसा जा रहा है तो मैं क्रेडिट करूंगा। रिवेन्यू है, कैपिटल है, वो आप बाद में देखिएगा क्या करना है, पिछले साल का, अगले साल का, इस साल का है, बाद में देखिए क्या करना है। मुझे तो बस ये पता है कि मेरे डेबिट साइड में पैसा जब आता है तो डेबिट होता है, जाता है तो क्रेडिट होता है। वो किस लिए गया, कौन से साल का था, मुझे उससे मतलब नहीं है। दैट्स इट। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब मुझे एक चीज और समझ में आती है, और वो क्या है, वो ये है कि जो कैश बुक होती है ना भाई हमारी, जो हमारी क्या होती है, कैश बुक होती है, उसके अंदर एक तो हमें समझ में आ गया कि क्रोनोलॉजिकली हमारी डेटा लिखा होता है, उसके अंदर डेट वाइज होता है। ठीक है। दूसरी चीज, उसके अंदर आपकी जो भी रिसिप्ट है ना, वो रिसिप्ट रिवेन्यू नेचर की भी हो सकती है और कैपिटल नेचर की भी हो सकती है। अब ये मत पूछना कि रिवेन्यू और कैपिटल नेचर क्या होता है। रिवेन्यू नेचर मतलब जो रिकरिंग नेचर होता है, बार बार होता है। कैपिटल नेचर मतलब जो बार बार नहीं होता। पिछले लेक्चर्स देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, रिकरिंग। और ये आ गया आपका नॉन रिकरिंग। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। ऐसी अगर हम टाइम की बात करें तो वो कहता है ये टाइम से भी मुझे मतलब नहीं है, मेरे को चाहे वो प्रीवियस ईयर की आइटम हो, चाहे वो करंट ईयर की हो, चाहे नेक्स्ट ईयर की हो, चाहे वो कहाँ की हो, प्रीवियस ईयर, चाहे वो करंट ईयर की हो, चाहे वो कहाँ की हो, नेक्स्ट ईयर। ठीक है, ऐसे यहाँ पे प्रीवियस ईयर का हो, चाहे वो करंट ईयर का हो, नेक्स्ट ईयर का हो, और चाहे वो कहाँ का हो, करंट ईयर का हो। वो कहता है कि अगर रिसिप्ट हुई है ना, पैसा आया है, चाहे वो रिवेन्यू नेचर की रिसिप्ट है, मतलब आप हर साल उस पेमेंट को रिसीव करते हैं, चाहे वो कैपिटल नेचर की रिसिप्ट है, चाहे आप हर साल उस पेमेंट को रिसीव नहीं करते हैं, कभी कभी करते हैं। जैसे मैंने बोला एडमिशन लाइफ टाइम में वन टाइम होता है आपका, कोई भी आपने एसेट वगैरह सेल किया लाइफ टाइम में वन टाइम होता है। कहता है पैसा आया ना, लिख दो। मैं कह रहा हूँ भाई आपको जो सब्सक्रिप्शन मिला है ना, वो उस व्यक्ति से मिला है जिसने पिछले साल नहीं दिया था, उसने इस साल दे दिया। तो कह रहा है सर वो मुझे नहीं पता, इस साल उसने पैसा दिया मुझे, मैंने लिख दिया, बात खत्म हो गई। चाहे वो प्रीवियस का चाहे था कुछ, चाहे वो करंट ईयर का था। मैं कह रहा हूं अरे कुछ व्यक्ति ने, उसका साल का सब्सक्रिप्शन बनता है 10,000, उसने 15,000 दे दिया, उसने 5,000 नेक्स्ट ईयर का दे दिया, तो आप 10,000 लिखोगे 15? कैश बुक कहता है मेरे पास 15 आया, मैं 15 लिखूंगा। मैं कह रहा हूँ उसमें 5,000 तो नेक्स्ट ईयर का है। वो कह रहा है वो आपका हेडेक है, आप देखिए क्या करना है। मुझे ये पता है मेरे पास 15,000 रुपए आया, 10 + 5 आप उसको अलग मान रहे हो, मेरे लिए वो कैश कैश है, चाहे वो पिछले साल का हो, चाहे अगले साल का हो, चाहे करंट ईयर का हो। ऐसी पेमेंट के केस में भी वो कहता है कि चाहे प्रीवियस हो, चाहे नेक्स्ट हो, चाहे करंट ईयर हो, वो मेरे पास रिसीव हो रहा है ना इस साल, तो मुझे इस साल कैश जिस दिन वो जिस साल मुझे रिसीव हो रहा है, मैं उसी साल उसको रिकॉर्ड करूंगा अपनी बुक्स में। ठीक है। सिमिलरली पेमेंट की बात करें, एक्सपेंडिचर या पेमेंट की बात करें, है ना, पेमेंट्स में भी वो कैश बुक में आपकी रेवेन्यू नेचर की भी हो सकती है और आपकी कैपिटल नेचर की भी पेमेंट्स हो सकती हैं। ठीक है जी। अब रिवेन्यू नेचर की पेमेंट जैसे रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, है ना, जो आप खर्चे रेगुलर बेसिस पे करते हैं। ठीक है, रिफ्रेशमेंट का हो गया, और कुछ खर्चे जो रेगुलर बेसिस पे होते हैं वो सब हो गए। ठीक है। कैपिटल नेचर जो बार बार नहीं होते, जैसे आपने क्या किया, अभी जो भी बिल्डिंग थी उसमें एक और बिल्डिंग ऐड करवा दी और एक और कंस्ट्रक्शन करवा दिया, क्या ये बार बार होगा? नहीं। ठीक है, आपने कुछ ऐसा खर्चा किया, कोई फर्नीचर, कोई एसी वेसी लगवा दिया, फिटिंग करा दिया, जो बार बार नहीं होता, तो वो क्या है, कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर है।
तो वो कह रहा है भाई मेरी जेब से पैसा जा रहा है, चाहे वो रेवेन्यू का है, चाहे वो कैपिटल का है, चाहे वो इस साल का है, चाहे वो करंट ईयर प्रीवियस ईयर का है, चाहे वो नेक्स्ट ईयर का है, मुझे मतलब नहीं है। मैं उसको कहाँ लिख दूंगा, क्रेडिट साइड में लिख दूंगा क्योंकि पैसा जा रहा है, और यहाँ डेबिट साइड में लिख दूंगा क्योंकि पैसा आ रहा है। अब चाहे वो किसका हो, चाहे वो करंट का हो, चाहे वो करंट ईयर हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर हो, और चाहे वो नेक्स्ट ईयर हो, इससे मुझे मतलब नहीं है। बात समझ में आई नहीं आई? तो इसका मतलब एक बात तो हमें ये क्लियर हो चुकी है जी, क्या, कि हमारा जो कैश बुक होता है इट कंटेन्स ऑल द रिसिप्ट्स वेदर इट इज ऑफ कैपिटल नेचर वेदर इट इज ऑफ रिवेन्यू नेचर, ठीक है, एंड ऑल द पेमेंट्स ऑफ द रिवेन्यू नेचर एज वेल एज द कैपिटल नेचर, ठीक है। टाइम की बात करें, इट कंटेन्स ऑल द रिसिप्ट्स ऑफ द प्रीवियस ईयर, करंट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर। मतलब इफ इन करंट ईयर अगर इस साल में मुझे कुछ पिछले साल का बकाया वापस मिल रहा है तो वो भी मैं रिकॉर्ड करूंगा। कुछ पैसा ऐसा मैंने रिसीव कर लिया जो अगले साल के लिए था लेकिन उसने एडवांस में दे दिया है, तो वो भी मैं क्या करूंगा, रिसीव कर रहा हूं। तो मैं आज अगर करंट ईयर में मेरे को कोई पिछले साल का जो पैसा उसने नहीं दिया था वो भी आज दे रहा है, और कोई अगले साल जो देना था वो भी आज दे रहा है, और जो आज देना था वो भी आज ही दे रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि मैं तीनों पैसे को रिकॉर्ड करूं या सिर्फ करंट को रिकॉर्ड करूं, प्रीवियस और नेक्स्ट को हटा दूं। तो कैश बुक कहता है तीनों को रिकॉर्ड करिए आप, ना तो उसको हटाइए ना उसको हटाइए। कैश मतलब कैश, पैसा आ रहा है मतलब डेबिट करिए आप उसको, दैट्स इट, बात खत्म हो गई। मैंने कहा यार ये तो गलत बात है। कह रहा वो बात सही आप बाद में करना, जो भी आपका करना है, मेरा नेचर तो ऐसा ही है, मैं तो ऐसे ही करता हूँ। मैंने कहा ठीक है, तो हम आगे जाके उसको अलग कर लेंगे। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला ठीक है मैं आपको पहले समराइज कर लूं। तो आपकी एक समरी मतलब कैश बुक की क्या बना दी मैंने, समरी फॉर्म बना दी। अब इसके अंदर देखेंगे हम तो कुछ रिसिप्ट हमारी क्या है, रेवेन्यू, और कुछ क्या है हमारी कैपिटल नेचर है। देखो यहाँ पे जैसे सब्सक्रिप्शन जो होता है वो हर साल मिलता है, तो ये क्या है, रिवेन्यू नेचर रिसिप्ट है। एडमिशन फी वंस लिखा है ना, वंस इन लाइफ, तो यानी क्या है, कैपिटल नेचर है, नॉन रिकरिंग है ना। इधर देखो डोनेशन आपको हर साल मिलेगा, तो ये क्या है, रिवेन्यू नेचर है, ठीक है। और सेल ऑफ एसेट, ये हर साल आप सेल नहीं करेंगे, तो ये क्या है, कैपिटल नेचर है, ठीक है। ऐसे ही इधर आ जाओ, रेंट आपका क्या है जी, रिवेन्यू नेचर है, आप हर साल पे करेंगे। फर्नीचर आप खरीद रहे हैं क्या, यस खरीद रहे हैं, क्या बार बार खरीदेंगे, नहीं, तो ये क्या है हमारा कैपिटल नेचर है। मशीन आप खरीद रहे हैं, क्या है, कैपिटल नेचर है, बार बार नहीं खरीदेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल, यस हर साल पे करना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा, तो ये क्या है, रिवेन्यू नेचर है। ऐसे यहाँ पे ये क्या है, चलिए बस इतना रखिए इसको, ठीक है। तो हमें ये समझ में आ गया कि कैश बुक में हमारा रिवेन्यू रिसिप्ट भी होती है, कैपिटल रिसिप्ट भी होती है, रिवेन्यू पेमेंट्स भी होते हैं, कैपिटल पेमेंट्स भी होती हैं, और करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर तीनों साल की होती हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? जैसे कि मान लीजिए मैं कह रहा हूँ सब्सक्रिप्शन आपका करंट ईयर का बनता था कितना, 1 लाख, अभी हमने चेक किया। लेकिन आपको, सॉरी, आपको जो करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन बनता है वो आपके पता है कितने मेंबर हैं, आपके मेंबर हैं 80, और हर मेंबर जो पे करता है ना 1000 सब्सक्रिप्शन है हमारा फॉर ईच मेंबर। तो मुझे बताइए आपका पूरे साल का सब्सक्रिप्शन कितना हुआ, 80 मेंबर है, हर मेंबर 1000 देगा, तो पूरे साल का हुआ कितना सब्सक्रिप्शन है, 80,000 रुपए, यही मिलना चाहिए आपको। लेकिन आप देखिए सब्सक्रिप्शन आपको मिला कितना है, 1 लाख मिला है, कितना मिला है, 1 लाख मिला है। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं भाई इसमें से इस, अब मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन इंक्लूड्स 6,000 of the previous year and 4,000 for next year। ध्यान से सुनना मेरी बात, मैंने क्या बोला, मतलब जो भी सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव हुआ है ना, वो ये कह रहा है भाई कि वो जो सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव हुआ है वो आपका टोटल 1 लाख जो रिसीव हुआ है, इसमें से एक काम करिए, इसको कर दीजिए आप 16,000, इसको कर दीजिए 4,000, ठीक है। वो कह रहा है जो सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव हुआ है ना टोटल 1 लाख, उसमें से 4,000 किसका है, नेक्स्ट ईयर के लिए मिला है, और 16,000 पिछले साल का क्या था, आउटस्टैंडिंग था, जो आपको नहीं मिल पाया था, वो मिला है। तो एक बात बताओ कि भाई मुझे रिसिप्ट साइड में कितना लिखना चाहिए, पूरा 1 लाख लिखना चाहिए। वो कह रहा है भाई मुझे मतलब नहीं है कि वो टोटल सब्सक्रिप्शन कहाँ से बिलोंग करता है, मैं कह रहा हूँ, मैंने उसको पूरा डेटा बताया, मैंने कहा सर देखिए ऐसा है कैश बुक जी, देखिए मैंने बोला आपको जो मिला है ना टोटल
वो प्रीवियस ईयर का कितना मिला है आपको? 16,000 मिला है। आपको नेक्स्ट ईयर के लिए कितना मिला है? 4,000 मिला है। और आपका करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन मिला है आपको 80,000 रुपए। इस तरीके से आपको पूरा 1 लाख रुपए मिला है। वो कह रहा है मुझे मतलब नहीं है, मुझे ये पता है 1 लाख मिला है, दैट्स इट, बात खत्म हो गई, आप देखिए आगे क्या करना है। मैंने कहा ठीक है जी, ओके। तो मैंने क्या किया, आपने रिकॉर्ड के लिए इसको कर लिया। भाई कहाँ ले जाए? ठीक, क्लियर है यहाँ तक? डन। अब देखिए आगे। अब देखिए यहां से ये हो गया जी हमारा, ये सब्सक्रिप्शन वाली बात हो गई। तो एक बात तो समझ में आ गई कि इट इंक्लूड्स द प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर रिसिप्ट्स। इट आल्सो इंक्लूड द रेवेन्यू नेचर एंड कैपिटल नेचर रिसिप्ट्स। इट इंक्लूड्स द पेमेंट्स ऑफ रेवेन्यू नेचर एज वेल एज द कैपिटल नेचर। और इट आल्सो इंक्लूड्स द पेमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर, करंट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? तो इसके अंदर सब कुछ होता है। लेकिन हम अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देखें, जैसे हमारे लिए हम एक बात बताइए, हम क्या चेक करना चाहते हैं कि हमारी करंट ईयर की कितनी रिसिप्ट है, करंट ईयर की कितनी पेमेंट है, तभी तो हम एक्चुअल चीजें पता लगा पाएंगे कि इस साल हमने क्या किया। पता चला आपको पिछले साल का प्रॉफिट, पिछले साल का कुछ सब्सक्रिप्शन था वो मिल गया, इस साल आप कह रहे हो अरे वाह भाई इस साल हमारा सरप्लस हो गया। अरे इस साल का जो था वो क्या हुआ, उसका क्या हुआ? तो हम क्या करेंगे, जब रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाएंगे तो हमारा पूरा फोकस इस बात पे होगा कि हम रिसिप्ट एंड पेमेंट में सिर्फ वो आइटम लिखेंगे जो रिवेन्यू नेचर की होगी और जो सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर से बिलोंग करती है। मतलब ना तो प्रीवियस ईयर की आइटम आएगी इसके अंदर, ना नेक्स्ट ईयर की आएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब अगर कोई रिसिप्ट ऐसी है जो प्रीवियस ईयर से बिलोंग करती है और आपको इस साल मिल गई, पिछले साल नहीं मिल पाई, इस साल आपको मिल गई। और कोई ऐसी आपकी इनकम है जो अगले साल मिलनी थी आपको इसी साल मिल गई, जैसे सब्सक्रिप्शन के केस में हमने देखा, तो हमारा सब्सक्रिप्शन जो बनना चाहिए था इस साल का वो कितना बनना चाहिए था? 80,000 रुपए। हमें 80 मिला। फिर हमने देखा 16,000 पिछले साल का बकाया था वो भी मिल गया। फिर हमने देखा 4,000 जो आगे मिलना था वो भी हमें इसी साल मिल गया। तो मुझे जो टोटल 1 लाख मिला है वो मेरे रिवेन्यू नेचर की रिसिप्ट है, बिल्कुल सही है। कहाँ जाएगी? रिसिप्ट एंड पेमेंट, उसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगी। किधर जाएगी? रिसिप्ट है तो इनकम में जाएगी। अब इनकम साइड में जब वो रिसिप्ट जाएगी 1 लाख रुपए की, तो मुझे पूरी 1 लाख लिख देनी है या उसमें से मुझे सिर्फ करंट ईयर की लिखनी है? तो मुझे सिर्फ कहाँ की लिखनी है? करंट ईयर की लिखनी है। और करंट ईयर की कितनी है? 80। तो उसको निकालूंगा कैसे भाई? 16 पिछले साल वाला माइनस करूंगा, 4 अगले साल वाला माइनस करूंगा, कितना बचेगा? 80 बचेगा, जैसा हमने कहा किया था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट में किया था। अभी इस बात को ध्यान रखिए और अभी आगे देखते हैं हम इसको कैसे करना है। देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है? समरी ऑफ कैश बुक है। ये बात मैं बता चुका हूं आपको। ये क्या है? कैश बुक की ही एक समराइज्ड फॉर्म है ऑफ ऑल द कैश ट्रांजेक्शंस। ठीक है जी, समरी है उसकी। किसके बेसिस पे बनती है? ये कैश बुक के बेसिस पे बनती है। और कब बनाई जाती है? एट द एंड ऑफ द ईयर बनाई जाती है। तो ये बात हम कर चुके हैं। फिर देखिए ऑल कैश रिसिप्ट, सारी की सारी कैश रिसिप्ट, सारी की सारी कैश पेमेंट्स रिकॉर्ड की जाएंगी रिगार्डलेस। इस बात से मतलब नहीं है, किस बात से मतलब नहीं है? कि वो किस साल से बिलोंग करती है, करंट से, प्रीवियस से या नेक्स्ट ईयर से। आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा है अभी। ठीक है जी, चाहे वो प्रीवियस ईयर की है, चाहे वो करंट ईयर की है, चाहे वो नेक्स्ट ईयर के, इट डजेंट मैटर। रिगार्डलेस मतलब मैटर ही नहीं करता। वो क्या होनी चाहिए? बस कैश रिसिप्ट होनी चाहिए और कैश पेमेंट होनी चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, तो वो रिसिप्ट एंड पेमेंट आएगी। इट इंक्लूड्स ट्रांजेक्शन। अब मैंने क्या बताया, ये कौन सी ट्रांजेक्शन इसके अंदर इंक्लूड होती है? सारी। कौन सी सारी? रिवेन्यू नेचर भी और कैपिटल नेचर भी। इसके अंदर क्या होती है? रिवेन्यू नेचर ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड होती है और कैपिटल नेचर ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड होती है। ठीक है जी। अब डेबिट साइड होती है और क्रेडिट साइड होती है। अब डेबिट आपको पता ही है क्या होती है, डेबिट क्या होती है? रिसिप्ट साइड होती है। और क्रेडिट क्या होती है? आपकी पेमेंट साइड होती है, दैट्स इट। ठीक है, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब देखिए रिसिप्ट क्या होती है? डेबिट होती है, हमने बात ही कर ली अभी। पेमेंट्स क्या होती है? ऑब्वियसली क्या होती है? क्रेडिट होती है, क्योंकि पैसा जाएगा तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। ठीक है, आगे देखिए ये अकाउंट स्टार्ट होता है विद द ओपनिंग कैश। भाई स्टार्टिंग में आपके पास कितना कैश था और बैंक बैलेंस कितना था, और एंड किससे होता है? ये कि आपके पास लास्ट में कितना कैश और बैंक बैलेंस बचा। जैसा कि हम कैश बुक में बनाते थे, ओपनिंग बैलेंस लिखते थे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, पूरे साल में खर्चे, इनकम माइनस प्लस कर आने के बाद लास्ट में आपके पास बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना बचा, वही होता है यहाँ पे। ठीक है जी। अब क्या हो रहा है जी? आइटम्स आर ग्रुप्ड अंडर सुटेबल हेड्स फॉर क्लैरिटी। हम क्या करते हैं, इसमें आइटम्स को एक पर्टिकुलर हेड में डाल देते हैं, जैसे सब्सक्रिप्शन हो गया, डोनेशन हो गया, रेंट हो गया, एडमिशन फीस हो गई। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हम क्या करते हैं, इनके पर्टिकुलर हेड बना देते हैं। ठीक है, आई थिंक ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। आप आगे देखिए जी क्या फीचर्स हैं इसके। फीचर्स क्या है? तो ये क्या होता है जी? प्रिपेयर होता है एट ईयर एंड यूजिंग द कैश बुक।
तो कैश बुक को यूज करके हम इसको बनाते हैं। ये बात हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि कैश बुक से ही ये बनता है। क्या होती है? समरी होती है सभी कैश ट्रांजैक्शन की अलग अलग हेड में। क्या करता है? कैश फ्लो को रिकॉर्ड करता है रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि ये किस साल से बिलोंग करता है। ये इंक्लूड करता है सारे रेवेन्यू और कैपिटल नेचर आइटम्स को, और ये स्टार्ट होता है ओपनिंग से और क्लोज होता है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक से। ठीक है जी। मुझे लगता है ये बात आपको क्या हो गई, अच्छे से समझ में आ गई। अगर आ गई समझ में तो भाई देखिए, ये देखिए आप, तो ये क्या है हमारे पास? एक फॉर्मेट है इसका। अब फॉर्मेट में कुछ नहीं है, बच्चों वाला फॉर्मेट है। ये देखो यहाँ पे आप, भाई ओपनिंग कैश, ठीक है। बैलेंस रिसिप्ट क्या होती है? डेबिट होती है ना। और पेमेंट्स क्या होती है? क्रेडिट होती है। इसलिए इसको कहाँ पे लिखा गया है? डेबिट साइड में लिखा गया है। इसलिए इसको कहाँ पे लिखा जाएगा? क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। ठीक है जी। तो देखिए, ये हो गया रिवेन्यू रिसिप्ट, सब्सक्रिप्शन हो गया, डोनेशन हो गया, न्यूज़पेपर सेल किया, पीरियोडिकल सेल किए, मटेरियल सेल किया, लॉकर का रेंट आता है, सेल ऑफ स्क्रैप लास्ट में कुछ जैसे स्पोर्ट्स मटेरियल वगैरह बच जाता है हमारे पास। क्रिकेट एकेडमी कोई है ना, वो एनजीओ, सॉरी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करती है। क्रिकेट एकेडमी में लास्ट में पैड्स बैट्स बॉल्स बच जाते हैं स्क्रैप में, उसको बेच देना। न्यूज़पेपर लगा रखा है तो न्यूज़पेपर को बेच के पैसा आता है, डोनेशन मिलता है। लॉकर की फैसिलिटी देते हैं, आप लोगों ने देखा होगा ना जब आप कहीं जाते हैं स्पोर्ट्स क्लब वगैरह में या जिम वगैरह में, तो वहां पे लॉकर्स होते हैं ना, तो लॉकर का क्या होता है? अलग से रेंट होता है। तो वो रेंट उनके लिए इनकम है। कोई शो कराया उन्होंने, है ना, जैसे जनरली ये लोग क्या कराते हैं? शोज कराते हैं, मैच कराते हैं, मैच की टिकट बेचते हैं, उससे पैसा आता है। ठीक है। तो मिसलेनियस रिसिप्ट हो गई, एंट्रेंस फीस रखते हैं लोग, है ना, ग्रांट गवर्नमेंट से आता है। कैपिटल नेचर की रिसिप्ट क्या क्या है जी? देखिए, ये क्या थी? सारी रिवेन्यू रिसिप्ट थी। ये सारी क्या थी? रिवेन्यू। कैपिटल का मतलब क्या है? लेजेसी। जैसे कोई मेंबर है, उसके आगे पीछे कोई है नहीं, बच्चे बच्चे कोई है नहीं, उसने क्या किया जी? उसने अपनी विल साइन कर दी। विल मतलब जो विरासत में जो चीजें मिलती है ना, वसीयतनामा जिसको हम बोलते हैं ना, वो जा रहा है, आगे पीछे कोई है नहीं, तो भाई पैसा किसको देके जाएगा? तो क्या करते हैं? अपनी सारी वसीयत जो है वो किसी ना किसी के नाम कर जाते हैं। तो मान लीजिए किसी ने अपनी वसीयत पूरी लेगेसी किसके नाम कर दी है? इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के नाम कर दी है। तो ये क्या है? हमारी कैपिटल नेचर की रिसिप्ट है, क्योंकि बार बार नहीं मिलती है। क्या मिलती है? बार बार नहीं मिलती है एक व्यक्ति से। लाइफ मेंबरशिप फी, लाइफ मेंबरशिप फी है तो ऑब्वियसली लाइफ में एक ही बार मिलेगी ना, बार बार थोड़ी मिलेगी। तो ये क्या है? कैपिटल नेचर। कोई स्पेसिफिक डोनेशन है, जनरल डोनेशन यहाँ आता है, स्पेसिफिक जो आता है आपका किस में आता है? रिसिप्ट में, कैपिटल वाली में आता है। कोई इन्वेस्टमेंट आपने सेल कर दिया, कोई फिक्स एसेट आपने सेल कर दिया, तो ये नाम से ही पता चल रहा है हमारी क्या है? कैपिटल नेचर की रिसिप्ट है। ठीक है जी। आगे चलते हैं। मैं फास्ट इसलिए करा रहा हूँ थोड़ा, क्योंकि हम ये चीजें अच्छे से पीछे समझ चुके हैं। डन। आगे देखिए, पेमेंट में क्या हो गया जी? कोई बैंक ओवरड्राफ्ट कुछ है वो आपका, वो हो गया। रिवेन्यू की पेमेंट्स हो गई। रिवेन्यू पेमेंट्स में क्या क्या आता है? रिवेन्यू पेमेंट में आपका यहाँ से लेके और यहाँ तक आता है। ठीक है। जैसे आपने वेजेस सैलरी पे किया, रेंट वगैरह पे किया, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा दिया, पोस्टेज का दिया, एडवर्टाइजिंग का दिया, सन्ड्री एक्सपेंसेस हो गए, टेलीफोन, ऑडिट फी, ऑनोररी। ऑनोरियम मतलब होता है आपने किसी को अपने यहाँ पे बुलाया, है ना, किसी कोच को, रेफरी को बुलाया, उसको आपने कुछ फीस पे कर दी। ठीक है, वो सब हो गया। कन्वेंस, उसके आने जाने का भाड़ा हो गया, वो सारा पैसा हो गया। न्यूज़पेपर आप खरीद रहे हो, रिपेयर्स करा रहे हो, ये सब आपके क्या? रिवेन्यू नेचर है। कैपिटल नेचर है मतलब आपने कोई फिक्स एसेट खरीदी, कोई इन्वेस्टमेंट खरीदी, एफडी कराया, ठीक है, बैंक में एफडी कराया, ये सब क्या है? आपकी रिवेन्यू कैपिटल नेचर की पेमेंट्स है। अभी अपना एक एग्जाम्पल है, ठीक है जी, लेकिन एग्जाम्पल से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, उसके बाद हम एग्जाम्पल पे चलते हैं। ठीक है। तो हम कहाँ तक बात कर चुके थे? हम बात कर चुके थे रिसिप्ट एंड पेमेंट तक। तो हमें ये समझ में आ गया था, रिसिप्ट में हमने देखा ना अभी क्या थी? रिवेन्यू नेचर की हमारी रिसिप्ट थी और कैपिटल नेचर की रिसिप्ट थी। ऐसी पेमेंट में भी क्या था? रिवेन्यू नेचर की पेमेंट थी और कैपिटल नेचर की पेमेंट थी। हम देख चुके हैं अच्छे से। अब प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर सब कुछ था। तो हमने देखा जो हमारे पास सब्सक्रिप्शन है, इसके अंदर जो सब्सक्रिप्शन है ये क्या सिर्फ करंट ईयर का है? पूरा नहीं। करंट ईयर का सिर्फ कितना है हमारा? 80,000 है। 16,000 पिछले साल का है, 4,000 अगले साल का है। अब हम बनाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जो कि हालांकि आपका इस चैप्टर में नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर में, बट मैं आपको एक हिंट दे दे रहा हूँ। देखिए, हम जब बनाते हैं ना रिसिप्ट एंड पेमेंट के इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो हम, देखिए मैं आपको शॉर्ट में एक जर्नी बताऊं तो क्या है जर्नी? इस तरीके से है कि हम पहले क्या बनाते हैं? कैश बुक बनाते हैं। कैश बुक को ही जब हम समराइज कर देते हैं तो क्या बन के तैयार होता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बन के तैयार होता है। और जब रिसिप्ट एंड पेमेंट बन जाता है तो उससे हम क्या करते हैं? उससे हम बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ध्यान से सुन लेना, क्या बनाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बाद हम क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट बनाते हैं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से,
रिसिप्ट एंड पेमेंट जो होता है इसके अंदर आपकी ये माइंड मैप बना रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना, एक बार में समझ में आ जाएगा। ये रिसिप्ट हो गई, ये क्या हो गई हमारी, पेमेंट हो गई, ठीक है जी। अब सॉरी रिसिप्ट कह रहा हूँ, इसको ऐसे ऐसे करो, ये माइंड मैप अच्छे से समझ लेना, अभी क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें। देखिए अब ये हो गई हमारी रिसिप्ट, ये हो गई हमारी पेमेंट। अब रिसिप्ट में मैंने आपको बताया दोनों होती हैं, चाहे वो कैपिटल हो चाहे वो रिवेन्यू हो, तो कैपिटल भी होगी और रिवेन्यू भी होगी। अब कैपिटल जो होगी वो सिर्फ एक साल की होगी कि तीनों सालों की हो सकती है, वो प्रीवियस ईयर की भी हो सकती है, वो करंट ईयर की भी हो सकती है, और वो नेक्स्ट ईयर की भी हो सकती है। ऐसे यहाँ पे आ जाइए, ये प्रीवियस ईयर भी हो सकती है, करंट ईयर भी हो सकती है, और नेक्स्ट ईयर भी हो सकती है। सेम इज द केस विद पेमेंट, पेमेंट के साथ भी ऐसी है कुछ। क्या है जी, देखिए ये विजिबल है ब्लू वाला, नहीं है उतना ना, ठीक है कोई नहीं, तो इसको इससे करते हैं। देखिए पेमेंट में भी आपकी दोनों तरीके की हो सकती है, कौन सी, रिवेन्यू भी हो सकती है और कैपिटल भी हो सकती है। अब रिवेन्यू में जरूरी है कि करंट ईयर की हो, नहीं, प्रीवियस ईयर भी हो सकती है, करंट ईयर भी हो सकती है, और नेक्स्ट ईयर भी हो सकती है, ठीक है। ऐसी कैपिटल में भी आ जाइए, कैपिटल नेचर की जो पेमेंट होगी वो आपकी प्रीवियस ईयर की भी हो सकती है, करंट ईयर की भी हो सकती है, और नेक्स्ट ईयर की भी हो सकती है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई, अब आपके लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बहुत आसान है समझना। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को अगर हम समझें, तो अब मैं आपको बताता हूँ, इस माइंड मैप को मैं और आगे लेके जाता हूँ, ठीक है जी। चलिए देखिए ध्यान से, अब मैं बना रहा हूं मान लीजिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो क्या इनमें से क्या इसमें आएगा, तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। देखिए इसको, ये कलर विजिबल होगा क्या, ठीक है विजिबल है, ओके। देखिए आपकी ऑब्वियसली रिसिप्ट में से तो इनकम में आएगा और पेमेंट में से कुछ इधर आएगा, ठीक है। अब जो रिवेन्यू नेचर है ना, रिवेन्यू नेचर वो आएगा कहाँ पे, आपका इनकम में, और रिवेन्यू नेचर में भी कौन सा, जो करंट ईयर से बिलोंग करता है। ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं मैं, रिवेन्यू नेचर की रिसिप्ट कहाँ आएंगी, आपकी इनकम में आएंगी, और वो भी किधर, कौन सी वाली, करंट ईयर वाली। मतलब अगर मैं इसको यहां बना दूं तो आप समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए दिस इज व्हाट, दिस इज माय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। इसमें एक्सपेंडिचर इधर इधर लिखते हैं हम, ठीक है, क्योंकि एक्सपेंडिचर हमारे क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, और इनकम इधर लिखते हैं क्योंकि इनकम हमारी क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो मैंने क्या बोला, जो करंट ईयर से बिलोंग करती है वो सारी की सारी रिवेन्यू नेचर की रिसिप्ट कहाँ आएंगी, यहाँ पे आएंगी। तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा, रिवेन्यू रिसिप्ट आएगी, क्या आएगी, वो भी कौन सी, सिर्फ करंट ईयर की, सिर्फ कौन सी, करंट ईयर की। फिर मैंने बताया इसमें क्या आएगा जी, इसमें क्या आएगा, देखिए जितने भी आपकी कैपिटल नेचर की करंट ईयर वाली क्या होंगी, सॉरी ये रिसिप्ट वाला बताने लगा मैं, सॉरी सॉरी, अभी तो मैं इनकम एक्सपेंडिचर बता रहा हूँ ना, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया हमें कि रिवेन्यू नेचर की जो करंट ईयर की रिसिप्ट है वो कहाँ आएंगी, इनकम में आएंगी। तो रिवेन्यू रिसिप्ट जो भी करंट ईयर की है वो कहाँ आएगी, अरे भाई उल्टा हो गया ये, सॉरी, ये इधर आएगा, इनकम इधर है ना, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसको, रिवेन्यू नेचर करंट ईयर रिसिप्ट, ठीक है। रिवेन्यू रिसिप्ट वो भी कौन सी है आपकी, करंट ईयर वाली। ऐसे ही इधर आ जाओ आप, पेमेंट्स में आ जाइए, ठीक है। अब पेमेंट्स में भी कौन सी, जो रिवेन्यू नेचर की पेमेंट है, कौन सी पेमेंट्स है, जो रिवेन्यू नेचर की और करंट ईयर वाली पेमेंट है, वो आपकी कहाँ जाएंगी, एक्सपेंडिचर में जाएंगी, कहाँ जाएंगी वो, एक्सपेंडिचर में जाएंगे, ठीक है जी। तो बताइए कैसे लिखेंगे इसको, फटाफट से बताइए, एक मिनट। देखिए आगे, ये बात समझ में आ गई जी आपको, ठीक है। तो जो रिवेन्यू नेचर की करंट ईयर की क्या है, पेमेंट्स हैं, क्या है,
रेवेन्यू नेचर की करंट ईयर की क्या है जो पेमेंट्स है वो कहाँ जाएंगी हमारी, वो हमारी जाएंगी सारी की सारी एक्सपेंडिचर में। तो मैं यहाँ पे लिख दूं इसको, मैं यहाँ पे लिख दूं इसको, एक्सपेंडिचर में क्या आएगा, रेवेन्यू पेमेंट्स, और वो भी कौन सी, करंट ईयर वाली। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ क्या आता है, करंट ईयर की रिसिप्ट और करंट ईयर की पेमेंट आती है, और वो भी कौन सी, रिवेन्यू नेचर की आती है। इसका मतलब जो बची हुई कैपिटल नेचर है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा बैलेंस शीट में। मतलब जो बची हुई कैपिटल नेचर की जो रिसिप्ट है और जो पेमेंट है वो सब कहाँ जाएंगी, कैपिटल नेचर वाली सब रिसिप्ट जाएगी लायबिलिटी में, और वो जाएगा आपका कहाँ पे, पेमेंट्स कहाँ जाएंगी आपकी, एसेट्स में। अब कौन सी वाली जाएंगी, ऑब्वियसली जो प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर वाली। कौन सी वाली जाएगी, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर वाली। प्रीवियस पीवाई एनवाई, पीवाई एनवाई, पीवाई एनवाई, जो यहाँ नहीं जा पाई वो कहाँ जाएगी, वहां पे चली जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो इसलिए मैंने कैपिटल नेचर को अभी छेड़ा नहीं है, कैपिटल नेचर सब कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। तो मैं यहाँ पे लिख दूं कैपिटल नेचर कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में जाता है। कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में जाता है, ठीक है जी, बैलेंस शीट में जाता है। क्लियर है, बात समझ में आ गई जी। कैपिटल नेचर कहाँ जाता है, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। पेमेंट है तो बैलेंस शीट में किधर जाएगा, बैलेंस शीट में किधर जाएगा, एसेट में जाएगा। और अगर ये है रिसिप्ट है तो बैलेंस शीट में किधर जाएगा, लाइबिलिटी में जाएगा। अगर ये माइंड मैप आपको समझ में आ गया तो आप इस चैप्टर को समझ गए। अब इसमें कुछ है नहीं ज्यादा, ठीक है, देख लीजिए एक बार अच्छे से देख लीजिए, ठीक है जी, डन, समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए अब हम कहाँ पे हैं, अभी हम कहाँ पे खड़े हुए हैं, अभी हम हैं, हम इसकी समराइज फॉर्म को लेके आगे चल रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम इस वाले स्टेप से इस वाले स्टेप पे आना चाह रहे हैं। कहाँ से कहाँ आना चाह रहे हैं हम, यहाँ से अभी यहाँ आना चाह रहे हैं। तो जब हम यहाँ पे आ जाएंगे तो जब ये बन जाएगी, इसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ, तो मैं इस पे आ जाऊंगा। जब मैं इस पे आ जाऊंगा तो इससे फिर इस पे जाने की पूरी जर्नी क्या है हमारी, ये वाली है, ठीक है जी। तो ये आपको क्लैरिटी हो गई पूरे चैप्टर में हम क्या करने जा रहे हैं। चलिए गुड। अब देखिए ये अपने पास एक क्वेश्चन है, फटाफट से इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक एग्जाम्पल दे रखा है, कैसे करेंगे देखिए। एक मिनट इसको थोड़ा छोटा कर ले, ठीक है, दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, ओके गुड। चलिए तो मैं पहले लिख दूं इधर जिससे कि इजी हो जाए आप लोगों के लिए करना, ठीक है। अब आप बनाएंगे खुद ही, मैं बस बता रहा हूँ। अब ये कैश और बैंक है, ये कहाँ जाएगा आपका, ये आपका जाएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, क्या किसमें, रिसिप्ट एंड पेमेंट में, है ना। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कैश और बैंक, ठीक है। मतलब ब्रॉड डाउन नहीं लिखना है आपको, बस कैश और बैंक लिख देना है, ऐसे ही लिख देना, छोड़ो आप, ठीक है। ये सब कहाँ जाएगा आपका, डेबिट में जाएगा, डेबिट में जाएगा। सब्सक्रिप्शन क्या है, इनकम है, एक्सपेंस है, इनकम है, तो कहाँ जाएगा, डेबिट में। मतलब रिसिप्ट है कि पेमेंट है, रिसिप्ट, रिसिप्ट है तो कहाँ जाएगा, डेबिट में, ठीक है। इधर आ जाओ, एंट्रेंस फीस भी कहाँ जाएगी, डेबिट। अब यहाँ पे आपको ये नहीं देखना है कैपिटल है कि रेवेन्यू है, बस ये देखना है रिसिप्ट है कि पेमेंट है। रिसिप्ट है तो डेबिट, कैपिटल पेमेंट है तो क्रेडिट। डोनेशन क्या होगा जी, डेबिट। सैलरी, सैलरी आपको मिलती नहीं है, पे करते हो तो क्या हो जाएगी जी, क्रेडिट, ध्यान रखना। स्टेशनरी का खर्चा होता है तो ये भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट। इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, ये रिसिप्ट है, पैसा आएगा तो डेबिट। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, शेयर्स पे पैसा मिल रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, डेबिट। लॉकर का रेंट है, ये रेंट आपको मिलता है यहाँ पे, ठीक है, तो डेबिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेबिट। परचेज किया है, ऑब्वियसली भाई परचेज है तो खर्चा है तो क्रेडिट। परचेज है तो खर्चा है इसलिए क्रेडिट। परचेज है, खर्चा है, इसलिए क्या हो गया, क्रेडिट। सेल किया है, सेल किया तो पैसा आ रहा है, आ रहा है तो क्या हो जाएगा जी, डेबिट। लाइफ मेंबरशिप फीस मिल रही है आपको तो ये भी क्या हो जाएगा, डेबिट, ठीक है। रेंट पे किया है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। परचेज किया है गवर्नमेंट बॉन्ड तो क्या हो जाएगा भाई, क्रेडिट, पैसा जा रहा है ना। और ये आपके क्या है, क्लोजिंग बैलेंस है जी, ठीक है। फटाफट से इसको एक बार बना के देख ले, बताइए, बना के देखें। चलिए बना लेते हैं, इजी हो जाएगा आप लोग के लिए, ठीक है। तो ये हमने बनाया यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। दिस इज माय रिसिप्ट साइड, डेबिट साइड, है ना, एंड दिस इज माय पेमेंट साइड विच इज क्रेडिट साइड, राइट, ओके। तो दिस इज, इसको मैं लिख दूं, रिसिप्ट है, डेबिट, ठीक है। और ये क्या है हमारी, ये क्या होती है, क्रेडिट। ये हो गया जी हमारा अमाउंट,
अमाउंट। ठीक है जी, चलिए लिखते हैं। सबसे पहले ओपनिंग वाले, कैश इन हैंड कैश एट बैंक 1650, 18250, 1650, 18250। ठीक है, ये क्या था? कैश इन हैंड, और आपका ये था कैश एट बैंक। आगे देखिए क्या है, डेबिट डेबिट वाले उठा लो सब। सब्सक्रिप्शन है, एंट्रेंस फीस है, डोनेशन है। सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फीस, डोनेशन 15, 12, 18। सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फी, डोनेशन। तो ये क्या था? 15,000 था, 1200 था, और 18,000 था। ठीक है जी, आगे देखें। सैलरी, ये क्रेडिट है, क्रेडिट है, इधर ले लो। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, है ना, और लॉकर रेंट। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 1540, एक एक करके लिखते हैं। ठीक है, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 1540। उसके बाद क्या था? उसके था आपका इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 3670, 3670, 3670। ये क्या था? ये था आपका, अच्छा, ओल्ड फर्नीचर हो गया, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी हो गया। ये क्या था हमारा? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। ठीक है, सिक्योरिटीज पे इंटरेस्ट क्या मिलता है? उससे क्या होता है? इंटरेस्ट मिलता है हमें, है ना। सॉरी, आगे देखिए। ये हो गया लॉकर रेंट, कितना है? 4500। लॉकर रेंट इज 4500। कितना हो गया? 4500। ठीक है जी, आगे देखते हैं। अरे भाई, ये बार बार थैंक यू क्यों हो जा रहा है? ठीक है, बार बार थैंक यू हो रहा है। बस खत्म होने वाला है, इसलिए हम लास्ट पड़ाव पे चल रहे हैं, इसलिए बार बार वहां टच हो जा रहा है ये। देखिए, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड लाइफ मेंबरशिप फी। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 25,000 एंड लाइफ मेंबरशिप इज 4,000। ठीक है, तो 25,000 एंड 4,000। एक मिनट, आ, ये हमारा क्या क्या था? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड लाइफ मेंबर फी। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड लाइफ मेंबर फी, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड लाइफ मेंबर फी, है ना जी। कितना है ये बताइए? हम्म, कितना है बताइए? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 25,000 एंड 4,000। 25,000, 25,000 एंड दिस इज 4,000, राइट? ओके, डन। देन लाइफ मेंबर हो गया, ये हो गया हमारा, एंड दिस इज, बस डेबिट साइड हमारा खत्म, ये सब क्रेडिट में जाता है। ठीक है, अब चलिए क्रेडिट साइड में चलते हैं। सैलरी हो गया, स्टेशनरी हो गया 16,500, सैलरी एंड इंश्योरेंस प्रीमियम। तो यहाँ लिख देते हैं, ये हो गया 16,000, ये हो गया 500, 500। ठीक है जी, आगे बताइए क्या है? ये हो गया क्रेडिट, सैलरी हो गया, स्टेशनरी, अच्छा, 16,500 स्टेशनरी। इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा 800 था, इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा 800, इंश्योरेंस हमारा 800 है। और ये स्टेशनरी था, 500 रुपए क्या था हमारा? स्टेशनरी था। 500 इज स्टेशनरी, राइट? क्रेडिट, क्रेडिट, एंड दिस इज ऑल्सो क्रेडिट। इधर आ जाइए। परचेज ऑफ बुक एंड परचेज ऑफ मटेरियल 10,000, 20,000। परचेज ऑफ बुक, परचेज ऑफ मटेरियल, परचेज ऑफ बुक, परचेज ऑफ मटेरियल। परचेज ऑफ मटेरियल एंड परचेज ऑफ बाइसिकल। ठीक है जी, कितना है ये? सॉरी, परचेज ऑफ मटेरियल एंड परचेज ऑफ बाइसिकल, ये था 10, 20 एंड 2। 10, 20 एंड 2,000, राइट? दिस इज 10,000, 20,000 एंड दिस इज 2,000, राइट? ओके, क्लियर है जी। इसके बाद क्या बचा अपना? डेबिट डेबिट क्रेडिट में क्या बचा? रेंट हो गया हमारा, और गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया। रेंट हो गया 12, गवर्नमेंट बॉन्ड बॉन्ड 10। तो रेंट हो गया जी हमारा, एंड गवर्नमेंट बॉन्ड हो गए। तो ये कितना हमारा? 10 और, सॉरी, दिस इज 12,000 एंड 10,000, 12,000 एंड 10,000। आगे बताइए।
क्या बचा, रेंट भी हो गया हमारा, गवर्नमेंट बॉन्ड भी हो गया हमारा, बस ये बचा, कैश बचा और बैंक बचा। 15, 10, 20 हजार कैश बैंक, ये बचा हमारा कैश, ये बचा हमारा बैंक, 15, 10 और 20 हजार। ठीक है, अब ये काम मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, इसका जो टोटल है वो मैच कर लीजिए, दोनों साइड का हमारा टोटल रिसिप्ट मस्ट बी इक्वल टू दी पेमेंट, क्योंकि हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, तो ऑल द रिसिप्ट मस्ट बी इक्वल टू दी ऑल दी पेमेंट्स। ठीक है, हमारा क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। दिस इज माय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, कुछ नहीं करना होता है इसमें, जितनी वैल्यूज आपको दी हुई है उसमें से डेबिट और क्रेडिट ढूंढ लो, डेबिट मतलब रिसिप्ट ढूंढ लो, क्रेडिट मतलब पेमेंट ढूंढ लो। इसमें आपको ये नहीं देखना प्रीवियस है, करंट है कि नेक्स्ट है, रिवेन्यू है कि कैपिटल है, ये नहीं देखना है, बस ये देखना है रिसिप्ट होना चाहिए, पेमेंट होना चाहिए, रिसिप्ट को डेबिट में डालते जाओ और पेमेंट को वहां डालते जाओ, क्रेडिट में डालते जाओ, आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होगा, बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं। अगर ये समझ में आ गई हैं तो देख लीजिए, अगर कोई डाउट है, ये माइंड मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहीं से हम आगे की हमारी जो जर्नी है वो स्टार्ट होगी। ठीक है जी, अब आगे हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, तो अगली क्लास में हम बात करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। तो ये सारी चीजें हमारी क्या हो गई, क्लियर हो गई। ठीक है जी, ओके जी, डन। नाउ ए बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, आपने बहुत पेशेंटली सुना इसको, लेकिन इसका रिजल्ट जब भी आएगा जब आप क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करेंगे और डाउट्स अपने कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, एंजॉय करिए। आप लोगों के लिए बहुत बड़ी सी एक स्माइली मेरी तरफ से। चलिए ठीक है जी, मिलते हैं अगली क्लास में।